हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनिथ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के 7 चैप्टर को, दैट इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिगेज, and the second one is Kurk written by Lokesh Abrol, and the last story is Tea from Assam which is written by Arup Kumar Datta. Okay, ग्लिम्स का मतलब होता है बच्चों झलक, है ना, झलकी, झलकियाँ। जैसे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की डिफरेंट पार्ट्स की झलकियाँ यहाँ पर स्टोरीज़ के थ्रू दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इंडिया के वेरियस पार्ट्स की झलकियाँ आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ओके, बिफोर यू रीड में देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक्टिविटी है को डिस्कस करना है क्लास में, दैट व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ कंट्री। किस तरह की इमेजेस बनती हैं ऑफ पीपल, लोगों की, और एंड प्लेसेस, और जगहों की कम टू योर माइंड आपके दिमाग में आती है व्हेन यू थिंक ऑफ अ कंट्री। यानी कि जब भी आप इंडिया के बारे में सोचते हैं, हमारे देश के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में किस तरह की इमेजेस बनती हैं यहाँ के लोगों के बारे में और डिफरेंट प्लेसेस के बारे में। ओके, उसके बाद है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। आप इंडिया के किस पार्ट में रहते हैं या रहे हैं या आप घूमने गए हैं, आपको बताना है, डिस्कस करना है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आपको बहुत सारे इंडिया में ना कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, जैसे वेकेशंस होती हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। तो आपको कौन से ऐसे प्लेसेस लगते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप विज़िट करें, एक बार आप बताएंगे। You may know that apart from the British, Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. सभी जानते हैं कि इंडिया पर ब्रिटिश ने रूल किया है ना, ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कंट्री पर डचेस ने भी, फ्रेंच पीपल ने, पोर्टुगीज़ ने भी हमारे कंट्री के कई सारे पार्ट्स पर रूल किया है। ठीक है, कैन यू सी विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंसेस। आपको पता है कि इंडिया के कौन से हिस्से में फ्रेंच का और पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस रहा है, कहाँ पर उन लोगों ने रूल किया है ना, कहाँ पर उनका प्रभाव रहा है। कैन यू सी विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से पार्ट में टी ग्रो होती है और कौन से पार्ट में कॉफ़ी ग्रो होती है। तो ये चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक, ओके, लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए सोसाइटी। ये जो स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये क्या है, पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक इनफॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन किसी भी पर्सन का। ठीक है, एन इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो उसको पेन पोर्ट्रेट बोलते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर, तो पेन पोर्ट्रेट मतलब उसको डिस्क्राइब करना। ठीक, किसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, किसका पेन पोर्ट्रेट है, एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का। ठीक है, एक बेकर का है, कहाँ के बेकर का, गोवा के विलेज का। ठीक है, पारंपरिक गोवा के विलेज बेकर का एक पेन पोर्ट्रेट है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए सोसाइटी, और इस बेकर का, इन बेकर्स का अपनी सोसाइटी में आज भी एक बहुत ही ख़ास मकाम होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज, द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। क्या बोलते हैं यहाँ पर राइटर कि हमारे एल्डर्स यानी हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बड़े लोग हैं, दादा परदादा वगैरह, तो उनको आज भी सुना जाता है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी कि वो अपने पास्ट के बारे में, दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज, उन दिनों के बारे में जब पोर्टुगीज़ रूल करते थे, पोर्टुगीज़ रहते थे गोवा में, उस टाइम के बारे में बड़े ही चाव से वो लोग बात करते हुए आज भी सुने जाते हैं। यानी बहुत ही खुशी से जब वो लोग वो चीज़ याद करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छे दिनों के तौर पर उनको याद करते हैं। दी पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पोर्टुगीज़ के बारे में, एंड उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स का मतलब होता है स्लाइसेस, है ना, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो पोर्टुगीज़ और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में आज भी
उनको बात करते हुए सुना जाता है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. Eaters of loaves यानी पोर्टुगीज़ अब शायद वैनिश हो सकते हैं। वैनिश मतलब ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना, चले जाना, ठीक है। तो जो खाने वाले थे वो तो शायद अभी ना रहे हों, लेकिन बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। खाने वाले यानी पोर्टुगीज़ लोग शायद अब गोवा में ना रहें, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी यहाँ पर रहते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. यहाँ पर हमारे पास आज भी कौन लोग होते हैं? amongst us हमारे बीच में कौन लोग हैं? मिक्सर्स, द माउल्डर्स जो कि ब्रेड बनाने के लिए पर्टिकुलर शेप तैयार करते थे, उनको बोलते हैं माउल्डर्स, ठीक है। तो मिक्सचर जो डो तैयार करते थे, माउल्डर्स जो कि पर्टिकुलर शेप देते थे, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो जो कि लोव्स बनाया करते थे, बेक करते थे, ठीक है, उनको पकाते थे ब्रेड को। तो अलग अलग डिवीज़न था, डिवीज़न ऑफ लेबर था। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो भट्टियाँ जो पुराने समय से चली आ रही हैं, काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, वो आज भी मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उन फर्नेसेस की, उन फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, है ना, जिसमें बेकिंग होती है ना, पकाया जाता है ब्रेड को, आज भी मौजूद है। और उनकी जो फायर है, आग है, उसको एक्सटिंग्विश होने नहीं दिया गया है। भट्टियाँ हैं जिस पे बेक होते थे ब्रेड, वो आज भी मौजूद है और उनकी आग को एक्सटिंग्विश होने नहीं दिया है, यानी कि वो आग आज भी बुझी नहीं है, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. क्या बोलते हैं राइटर आगे कि थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, यानी कि जो बेकर्स होते थे वो साथ में एक बम्बू लेकर चलते थे, एक लकड़ी, है ना, ठीक है। तो उसमें एक तरह की आवाज़ आती थी, गड़गड़ाहट की, है ना, झुनझुन की आवाज़ आती थी। तो ये अनाउंस करते हुए चलते थे कि वो अब यहाँ पर आ चुके हैं ना। heralding his arrival in the morning, जब वो मॉर्निंग में आते थे तो अपने आने का ऐलान करते थे, कैसे? अपने उस बम्बू के थ्रू, ठीक है। बम्बू से उनकी गड़गड़ाहट की, झंझनाहट की आवाज़ आती थी और इससे पता चल जाता था मतलब गली में अब आ चुके हैं बेकर्स। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और इसको आज भी कई सारी जगहों पर सुना जा सकता है, ठीक है। कई सारी जगहों पर अब भी ये होता है कि बेकर्स जो होते हैं वो आते हैं मॉर्निंग में अपनी बम्बू स्टिक लेकर, जिसमें आवाज़ आती है झुनझुन की, है ना, झुनझुनी बजती है, जिससे पता चल जाता है कि वो आ गए हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो फादर थे, है ना, वो अब ना रहे हों, लेकिन उनका बेटा आज भी उस फैमिली प्रोफेशन को कैरी करता है, ठीक है, उसको आगे बढ़ा रहा है, उस प्रोफेशन को अपना लिया है। पहले फादर करते थे वो काम, अब सन करता है। These bakers are even today known as पैडर in गोवा, और इन बेकर्स को आज भी गोवा में क्या कहा जाता है? पैडर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है, ठीक, दैट इज़ पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। गोवा में बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, राइटर बोलते हैं कि बचपन में जब हम रहते थे गोवा में तो बेकर्स हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, हमारे कंपेनियन, साथी हुआ करते थे, और हमारे गाइड होते थे, हमें गाइड करते थे, हम लोगों को गाइड करते थे, ठीक। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे, ठीक है। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड, पहली बार कब? जब वो मॉर्निंग में अपने सेलिंग ग्राउंड पर निकलते थे, यानी बेकर्स जब सुबह के टाइम अपनी टोकरी, बास्केट भर के ब्रेड को बेचने के लिए जाते थे, उस टाइम एक बार दिखाई देते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और फिर दूसरी बार कब? जब उनकी बड़ी सी बास्केट खाली हो जाती थी तो वो लौटते थे अपने घर, उस वक्त दिखाई देते थे, ठीक। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। झुनझुन की आवाज़ होती थी, जिंगलिंग होती थी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था? हम सब जाग जाते थे फ्रॉम स्लीप, है ना, हम मॉर्निंग में हम उसी की आवाज़ सुनकर जागते थे। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते थे उससे मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, सलाम दुआ करना, नमस्ते, हाय हेलो करने के लिए हम दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो?
हम ऐसा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये लोफ के यानी ब्रेड के लव के लिए था? क्या हमें ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थे इसलिए हम ऐसा करते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा हरगिज़ नहीं है, हम इसलिए ऐसा हरगिज़ नहीं करते थे। द लोव्स वर बोट बाय सम पैस्कीन और बैस्टीन, द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। जो लोव्स थे वो खरीदे जाते थे किसके द्वारा? कोई पास्कीन या बैस्टीन होते थे जो कि घर के मेड सर्वेंट थे, वो लेते थे, ठीक है, वो ख़रीदते थे। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। लॉन्ग मतलब अर्ज है ना, इच्छा। हम लोग को किस चीज़ की इच्छा होती थी? दोज ब्रेड बैंगल्स की, ब्रेड का बैंगल टाइप की ब्रेड होती थी, उस चीज़ के लिए हम लोग दौड़ते थे, है ना। विच वी चूज़ केयरफुली, जिसको हम बहुत ही सावधानी से चूज़ करते थे, सिलेक्ट करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभार क्या होता था, बहुत ख़ास तरह से मीठा ब्रेड बनाया जाता था, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम लोग दौड़ते थे। A baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. बेकर्स के पास बम्बू का बना हुआ एक ख़ास तरह का डंडा होता था जिससे कि वो झंझंग की आवाज़ प्रोड्यूस करते हुए अपनी म्यूज़िकल एंट्री देते थे। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से क्या करते थे बेकर्स, जो उनके सर पर बास्केट होती थी ब्रेड की, उसको पकड़े रखते थे एक हाथ से, और दूसरे हाथ में उनके बम्बू की स्टिक होती थी जिसको वो ज़मीन पर रखते हुए चलते थे, पटकते हुए। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो घर की जो भी लेडी होती थी, गार्जियन होती थी, उसको गुड मॉर्निंग बोलते। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर उस बम्बू जो उसके दूसरे हाथ में बम्बू होता था, डंडा होता था बम्बू का, उसको रखता ज़मीन पर और उसके ऊपर टोकरी रखता। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को, क्योंकि हम दौड़ पड़ते थे देखने के लिए, तो हम बच्चों को हल्की सी डांट के साथ, माइल्ड रिब्यूक मतलब हल्की सी झड़प के साथ, हल्की सी झड़प के साथ हम लोग को साइड कर दिया जाता और जो ब्रेड होते हैं वो घर के सर्वेंट को दे दिया जाता। बट वी वुड नॉट गिव अप, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, क्या कि हम हार नहीं मानते। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और हम किसी तरह से या तो किसी बेंच पर चढ़कर या फिर कोई पैरापेट, पैरापेट का मतलब होता है कोई बाउंड्री, है ना, छोटी सी बाउंड्री जो करके रखते हैं छतों के ऊपर या कहीं पर भी, जो छोटी सी दीवार होती है उस पर चढ़कर हम लोग किसी ना किसी तरह से झांक ही लेते बास्केट के अंदर क्या है ना। हम लोग किसी ना किसी तरीके से या तो बेंच पर चढ़कर या पैरापेट पर चढ़कर झांक लेते कि बास्केट के अंदर क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी याद है, राइटर बोलते हैं कि मुझे आज भी याद है जो उन ब्रेड की एक टिपिकल ख़ास तरह की जो स्मेल आती थी, फ्रेग्रेंस थी, खुशबू थी, वो मुझे आज भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़ों के लिए होता था लोव्स और बच्चों के लिए बैंगल्स होती थी, ठीक है, जो रिंग शेप में ब्रेड बनाए जाते थे, स्वीट ब्रेड, वो बच्चों के लिए होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और जब हमें ये मिल जाते है ना, बैंगल्स मिल जाते, तो हम इस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं करते कि हमने अपने टीथ ब्रश किए हैं कि नहीं, अपना माउथ वॉश किया है कि नहीं, है ना, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती, हम केयर नहीं करते इस बारे में। एंड वाई शुड वी, और बोलते कि और हम करें भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, क्या बोलते कि हम इतना जोखिम ही क्यों उठाएं, इतना ट्रबल ही क्यों उठाएं, जाकर पहले मैंगो लीफ को प्लक करें, तोड़ें उसको, फिर उससे अपने टीथ को ब्रश करें, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा काम कौन करे, इतना ट्रबल कौन उठाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर ये ज़रूरी है भी क्यों। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, एग्जाम्पल देते हैं टाइगर का कि टाइगर तो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता, तो हम क्यों करें। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्या बोलते हैं कि गर्मा गर्म चाय क्या करेगी, जो मुंह के अंदर जो कुछ भी हो उसको अच्छे से धो देगी, है ना, जो कुछ भी है अंदर उसको अच्छे से साफ़ कर देगी, वॉश कर देगी बहुत अच्छे तरीके से। जब टी ये काम कर रही है, गर्मा गर्म चाय ये काम कर रही है, तो फिर हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अब यहाँ पर राइटर
ब्रेड की इम्पोर्टेंस बताते हैं। क्या बोलते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स जो होते हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना किसके, स्वीट ब्रेड के, जिसको बॉल बोला जाता है। एक स्वीट ब्रेड होता है जिसको बॉल बोलते हैं, तो अगर वो शादियों में ना हो, ठीक है, तो वो शादी एकदम मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और इसी तरह से किसी भी शादी में, किसी भी पार्टी में, किसी फीस्ट में, फीस्ट का मतलब दावत, भोज है ना, किसी भी भोज में अगर ब्रेड ना हो तो उसका कोई चार्म नहीं रहता है ना, कोई मज़ा नहीं होता। किसी भी शादी पार्टी में ब्रेड का होना बहुत ही वहाँ पर एकदम कंपलसरी माना जाता था, नेसेसरी होता था। तो अगर किसी भी पार्टी वगैरह में अगर ये चीज़ें ना हो, ब्रेड ना हो, बोल ना हो, तो उस शादी को मीनिंगलेस माना जाता था। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। अब इस बात से ना अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी, जब हर एक शादी पार्टी में ब्रेड की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ बेकर की वहाँ किसी भी गांव में कितनी इम्पोर्टेंस होती थी ना। उसके लिए शब्द नहीं है उनके पास। बेकर की एक गांव में क्या पोजीशन होती थी, क्या इमेज होती थी, क्या इम्पोर्टेंस होती थी। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। घर की लेडी को, लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी होती थी, गार्जियन होती थी, उसको अपने घर में अपनी डॉटर की इंगेजमेंट में सैंडविचेस करना एकदम ज़रूरी होता था। ठीक है, सैंडविचेस भी तो ब्रेड से बनता है ना, ऊपर और नीचे ब्रेड होता है और बीच में कुछ फिलिंग्स होती हैं। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और क्रिसमस या कोई भी दूसरा फेस्टिवल हो तो उसमें केक और बोलिनहास भी बहुत ज़रूरी होते थे, मस्ट होते थे एकदम। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो इस तरह से जब हर एक पार्टी में, हर शादी में, हर फेस्टिवल में जब कुछ ना कुछ ख़ास बन रहा है बेकरी से, तो फिर गांव में बेकर की जो फर्नेस होती है, भट्टी होती है, उसकी प्रेजेंस एब्सोल्युटली इसेंशियल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। देखो, पहले क्या बताया गया है कि बेकर्स को क्या बोला जाता था गोवा में, अब भी बोला जाता है पैडर। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनते थे, एक पिक्यूलियर सी ड्रेस होती थी उनकी, ख़ास तरह की, जिसको कबाई बोलते थे। ठीक, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। क्या होता था कबाई, ये एक सिंगल पीस होता था, सिंगल पीस का एक लंबा फ्रॉक होता था जो कि कहाँ तक जाता था, उनकी नीज तक, घुटनों तक की उसकी लेंथ होती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। राइडर के बचपन में क्या बोलते हैं कि वो देखते थे कि बेकर्स एक शर्ट पहने होते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे जिसकी लंबाई फुल लेंथ से तो कम होती थी लेकिन हाफ पैंट से ज़्यादा होती थी। ठीक है, Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder। और आज भी जब कोई एक हाफ पैंट पहन कर रखता है और उसकी लेंथ नीज से, घुटनों से नीचे तक जाती है हाफ पैंट की लेंथ, तो क्या हर कोई ना कोई उसको कमेंट कर ही देगा कि वो पैडर की तरह लग रहा है ना, उसने पैडर की तरह ड्रेसअप किया है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर्स क्या करते थे, मंथ के एंड में अपना हिसाब किताब करते थे। ठीक है, कि पूरे महीने वो डिलीवरी करते थे ब्रेड की और उसके बाद मंथ के लास्ट में जाकर अपना बिल लेते थे, बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट होता था, जो भी बिल होता था, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता था, किसी भी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। उन दिनों में बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था, यानी कि एक ऐसा काम होता था जिसमें फ़ायदा हो। ठीक है, बेकर्स को प्रॉफिट मिलता था, मतलब अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी उनकी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। अब प्रोफेशन उनका प्रॉफिटेबल था, अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, सब कुछ उनका गुजारा बढ़िया से होता था, तो वो कभी भी स्टार्व नहीं करते थे। स्टार्व का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम हंगर, यानी कभी भी वो लोग भूखे नहीं रहते थे। ठीक है, ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस।
बेकर, उसका परिवार और उसके जो भी नौकर चाकर होते थे वो हमेशा खुशहाल होते थे, ठीक है, खुशहाल नज़र आते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और इस बात का सबूत क्या था कि उनकी जो बॉडी थी बहुत ही फैट होते थे, ठीक है, प्लेजेंटली फैट होते थे, यानी कि उनकी बॉडी तंदुरुस्त होती थी, अच्छे खासे मतलब फैट बॉडी वाले लोग होते थे। उनकी बॉडी को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो लोग खुशहाल हैं, यानी तंदुरुस्त हैं। उनका टमी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता था, थोड़े फैट होते थे, तो ये इस बात का सबूत था कि वो लोग खुशहाल हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। और आज भी अगर कोई, क्या बोलते हैं कि अगर आज भी कोई पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैक फ्रूट यानी कि कटहल है ना, कटहल कैसा होता है, मोटा सा होता है, तो कटहल की तरह अगर कोई आदमी दिखे मोटा सा, यानी कि तोंद निकली हुई, तो उसको बहुत ही आसानी से एक बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है कि कोई मोटा ताज़ा दिख रहा है, बेकर की तरह है। इनके इतने ज़्यादा खुशहाल थे वो लोग, अच्छे खासे खाते पीते होते थे, ठीक। तो बच्चों ये था आपका गोवा के एक बेकर का पेन पोर्ट्रेट था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। If you like the video, please hit the like and subscribe button. Share the video with your friends. Thank you for watching. We'll meet you in my next video. Till then, have a good day.